उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं कि रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। मतलब रे ओ आर एंगल पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर है रे ओ आर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसको बोल दीजिए एक्स, तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा। लिखिएगा सिंस रे, रे का मतलब क्या है, लाइन, रे ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर, सिंस रे ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है एंगल को आधे आधे में डिवाइड करता है। तो देखिएगा देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर लिख दीजिए सेम। भाई जब एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि रे ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू का एंगुलर बाइसेक्टर है रे ओ टी। ओ टी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। बेटा इसको वाई बोल दीजिए तो ये भी वाई हो जाएगा। and ray OT is angle bisector of angle QOS या SOQ, एक ही बात है। Therefore angle SOT is equal to angle QOT is equal to y। से मतलब ये हमने ऐसा मान लिया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है जो मैंने देखा ही नहीं था। इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, ये जो पूरा एंगल है ना बेटा पी ओ एस, ये पूरा एंगल एक्स दे रखा है, तो फिर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा, मतलब एक्स बाई टू, और ये वाला एंगल भी एक्स बाई टू हो जाएगा। आधा आधा हो गया ना, यहाँ लिख दीजिए एक्स बाई टू, क्योंकि दे रखा था कि एंगल पी ओ एस जो है वो एक्स के इक्वल है। तो फिर ये एक्स बाई टू और ये एक्स बाई टू हो गया। इस पूरे एंगल को मैंने टू बाई मान लिया, तो ये वाई हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद में फिर वो कह रहे हैं फाइंड एंगल आर ओ टी। एंगल आर ओ टी, मुझे ये फाइंड आउट करना है, एंगल आर ओ टी ये फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा क्लियरली दो एंगल देखेंगे हम। अब ये कहेंगे इनिशियली मेरे को जो रे थी ना वो ये दे रखी थी ओ एस, और फिर कहा कि जो ओ आर है वो बीच में एक रे है जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। ओ टी इस तरफ एक रे है जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो एक ही रे दे रखी थी इनिशियली ओ एस। ठीक, तो मैं कहूँगा एंगल पी ओ एस एंगल पी ओ एस मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल क्यू ओ एस मतलब इधर वाला पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप लिखेंगे रीजन को लीनियर पेयर। आप रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। जब भी कभी किसी एक स्ट्रेट लाइन पर कोई एक दूसरी लाइन बनी होती है तो वो लाइन इस तरफ और इस तरफ जो बराबर बराबर में जो एंगल बनाती है उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप क्या करेंगे, ओ आर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ये ओ टी को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो ये जो पी ओ एस है, मतलब ये जो ओ एस है, ये इस तरफ टोटल एंगल क्या बना रही है, पी ओ एस, और इस तरफ ये ओ एस कितना एंगल बना रही है, एंगल क्यू ओ एस। ये
तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर कहते हैं इसको। अब जो एंगल POS है, ये पूरा का पूरा जो POS है बेटा, ये कितना दे रखा है, ये पूरा x दे रखा है। और एंगल QOS जो है ये कितना है, ये हमारे पास क्या है, y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझे आप लोग? देखिएगा, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, x हो गया। और जो इधर वाला एंगल है ये कितना होगा, y प्लस वाई, टोटल 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो POS है ना, एंगल POS इज इक्वल टू x, ये दे रखा है। तो भाई ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गिवन, ये दे रखा है, तो मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी है। जो इन्होंने हमसे पूछा है कि एंगल ROT निकालिए, वो x की टर्म्स में ही निकालना है, क्योंकि x हमको दे रखा है। मेरी बात समझ में आ गई सबको? x यहाँ पर कोई अननोन नहीं है, x एक वैल्यू दे रखी है, दे रखा है कि एंगल POS इज इक्वल टू x है। तो मुझे जो भी आंसर निकलेगा ROT वो x की टर्म्स में अगर निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर, अब वो पूछ रहे हैं कि आपको ये निकालना है एंगल ROT। तो एंगल ROT कितना हो जाएगा, x/2 प्लस y, ठीक है, x/2 प्लस y। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों तरफ आप सेम तरीके का ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ सोच कर रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो 290 हो गया 180 डिग्री, और इधर इसको स्प्लिट कर दो, ये बेटा क्या हो जाएगा, x/2 प्लस 2y अपॉन 2 और इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, x/2 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा देख कर ना, फिगर देख कर मुझे बता दो कि अगर x/2 और y, ये x/2 है और ये y है, अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ROT। ROT implies that angle ROT is equal to 90 डिग्री। उन्होंने सिर्फ एंगल ROT की वैल्यू पूछी थी, तो वो हमारे पास 90 डिग्री आ गया। बता दीजिए ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये x और y अगर कोई भी एंगल इक्वल दे रखे हैं ना, तो x और y ले लेना बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। आप इनका सॉल्यूशन देख लो, हमारा सॉल्यूशन देख लो, हमारा थोड़ा शॉर्ट है, आसान भी है। बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ, और कोई डाउट हो, लाइन्स एंड एंगल्स में कोई डाउट हो बताइएगा। नहीं, चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एक टेस्ट बोल रखा है ना मैंने कल, अरे ग्रुप पर मैसेज चेक नहीं करते हो क्या? पहले तो बोला था कि मंडे को होगा टेस्ट, फिर मंडे की जगह पोस्टपोन करके वेडनेसडे कर दिया था, ठीक है। आज फ्राइडे है, तो 29 ना बोलकर 30। मोबाइल फ़ोन है आप लोगों के पास? किसी के भी पास नहीं? भाई मोबाइल फ़ोन पर एक बार देख तो लो। मैंने आपको एक टेस्ट बोला था ना, नहीं बताया, गलत ध्यान है क्या? नहीं, चलिए, मैं शायद आपको मैसेज करना भूल गया था, कोई बात नहीं। तो टेस्ट कौन से चैप्टर का दोगे, खुद बता दो। चलो, मैथ्स का दोगे या साइंस का? मुझे लग रहा है साइंस का तो लास्ट टाइम लिया ही था। मैथ्स का लाइन मैथ्स का ले लेते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स का ले लेते हैं। तो अगर कल बहुत जल्दी हो जाता है, मंडे को रख लें, लाइन्स एंड एंगल्स दे पाओगे? ठीक है, तो देखते हैं आपका कौन सा डाउट है बेटा। 1 मिनट देख रहा हूँ। सूर्यांश का है 6.2 एक्सरसाइज 6th क्वेश्चन। उनका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6।
कोई अजीब टाइप का नहीं आ जाएगा सब। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक फिगर दे रखी है, उसमें PQ और RS दो मिरर हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आमने सामने रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, ठीक है। अच्छा, चलिए तो पहले फिगर बनाइएगा। एक मिरर ये दे रखा है और एक मिरर इसके पैरेलल दे रखा है। तो ये दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं। अब यहाँ पर इस वाले मिरर को इन्होंने बोल दिया PQ, और जो दूसरा पैरेलल मिरर है उसको इन्होंने बोल दिया RS, R और ये S। फिर बोलते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है AB, वो इस पर ऐसे स्ट्राइक करती है, इसको बोला हमने A और B, और ये रिफ्लेक्ट होकर ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती है, ऐसे, इसको बोल दिया BC। और फिर ये दोबारा इसमें अब ये इस वाले मिरर से टकराती है, RS वाले मिरर से, तो यहाँ से टकराकर ये ऐसे चली जाती है, ये बन गया CD। वो बोल रहे हैं आपको ये प्रूव करना है इसमें कि AB इज पैरेलल टू CD। क्वेश्चन समझ में आ गया? CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD। तो मुझे ये प्रूव करना है कि AB लाइन और CD लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। चलिए जी, बस 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए, AB इज पैरेलल टू CD ये प्रूव करना है। अच्छा, जो ये दो मिरर्स हैं ना, एक मिरर ये हो गया PQ और एक मिरर ये हो गया RS, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें गिवन PQ इज पैरेलल टू RS, ये दे रखा है कि PQ RS के पैरेलल है। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन में जरा देखिएगा, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शायद याद होंगे, आपने पढ़ा होगा, शायद 8th में पढ़ा होगा या 7th में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये था कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर दे रखा है हमें, ये एक मिरर दे रखा है, यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट आई, तो जो रे ऑफ लाइट आती है ना उसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। तो ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे,
ऐसे ही इस जगह पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं ऐसे नॉर्मल। यस, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इधर जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक, तो दो होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ जो था वो ये हुआ करता था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक तो ये लॉ होता है। तो इस लॉ का मतलब ये होता है कि ये तीनों के तीनों सेम प्लेन का मतलब ये है कि तीनों ही इंसिडेंट रे को, नॉर्मल को और रिफ्लेक्टेड रे को, तीनों को सेम पीस ऑफ पेपर पर, सेम प्लेन ऑफ पेपर पर ड्रॉ करा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन तो इस पर मैंने ड्रॉ कर ली और दूसरी लाइन में इस पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो दे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। और जो दूसरा लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ये होता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब ये फंडा आपको रिवाइज करवाने का मेरा मोटिव क्या था, देखिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट है ए बी, ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है इस मिरर पर, तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट पर, इसको जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करिए, डॉटेड बनाते हैं उस लाइन को। हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है और इस वाले एंगल को आप बोल दीजिए आर, इस वाले एंगल को आर बोल दीजिए। ठीक, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस पी क्यू इज अ प्लेन मिरर, since PQ is a plane mirror, so अच्छा ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, ये ए बी, इसको थोड़ा सा ना और लंबा खींच लो ऐसे कि वो यहाँ पर भी स्ट्राइक कर जाए ऐसे, और ए बी सी डी इस पॉइंट को बोल देना आप ई। सो एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई is equal to angle EBC, angle EBC, मतलब एंगल I is equal to एंगल R। यहाँ लिख देना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपने रीजन मेंशन यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हम ये क्या कहेंगे यहाँ पर, now let us draw another perpendicular at point C. Now let us draw another perpendicular at पॉइंट सी। तो मैंने पॉइंट सी पर, जैसे पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो यहाँ पर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये वाला पूरा एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो बेटा ये वाला पूरा एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब ये। फिर हम ये कहेंगे कि सिंस PQ is parallel to RS, so a perpendicular on PQ will be perpendicular to RS as well। अगर मान लीजिए कोई दो लाइंस पैरेलल है ना, और अगर उन दो लाइंस में से किसी एक लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो भाई वो दूसरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ऐसे
ये आप ये देखिएगा कि मैंने यहाँ पर बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो किस पर ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पी क्यू के पैरेलल जो लाइन आर एस है, ये जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि मैं पॉइंट सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब मैं आर एस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये आर एस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आर एस क्योंकि पी क्यू के पैरेलल है तो उसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो हम ये कहेंगे एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, और इस पॉइंट को बोल दीजिए ए बी सी डी ई एफ बी ई सी एफ इज अ रेक्टेंगल एज शोन इन फिगर बी ई सी एफ इज अ रेक्टेंगल। तो बी ई सी एफ आपका एक रेक्टेंगल बन गया, और जो रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो तो पैरेलल होती है ना। तो आप ये लिख देंगे रेक्टेंगल कैसे बन गया भाई, 1 2 3 4 चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री का होंगे वो रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, समझ गए? तो आप ये क्या कहेंगे, एज शोन इन फिगर बी ई सी एफ इज अ रेक्टेंगल, सो बी ई इज पैरेलल टू एफ सी, देयरफॉर एंगल, अब आप ये देख लीजिए ये वाली लाइन बी ई और ये वाली लाइन एफ सी पैरेलल होगी, तो बी सी इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ये इस तरफ एंगल आर बन रहा है, तो बेटा इस तरफ भी तो एंगल आर ही बन जाएगा, ये भी तो एंगल आर ही बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, समझ गए? नहीं, आप ये देखो कि जब ये वाली लाइन बी ई जो है, बी ई और एफ सी दोनों पैरेलल हो गई, तो पैरेलल लाइन को जो काट कर चली जाती है ना लाइन, वो इस तरफ अगर एंगल आर बना रही है तो इस तरफ दूसरी पैरेलल लाइन के साथ भी सेम एंगल बनाएगी। दीज एंगल्स आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप क्या कहेंगे, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी ये वाला इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ये वाला इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू आर, दोनों आर के इक्वल हो गए, यहाँ लिख दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सूर्यांश यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर आगे चलता हूँ मैं। आगे आप देखिएगा, हम ये कहेंगे कि ये एंगल आर है तो बेटा ये भी तो एंगल आर ही होगा, क्यों? यहाँ पर नाउ बी सी इज एक्टिंग लाइक एन इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो एंगल आर अगर ये है आर है तो ये भी तो आर ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे now BC is acting, now BC is acting like an, now BC is acting like an incident ray now BC is acting like an incident ray फॉर मिरर आर एस, ठीक है? अब ये आर एस पर स्ट्राइक कर रही है, फॉर मिरर आर एस, BC is acting like an incident ray for mirror RS, therefore angle BCF is equal to angle FCD। रीजन में लिख देना वही, एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रीजन में हमने फिर से वही लिख दिया। तो अब देखिएगा कि हम अब टोटल एंगल निकालेंगे ये वाला। हम कहेंगे एंगल ए बी सी पूरा का पूरा ये एंगल निकालेंगे। अच्छा ये भी आर है तो मैंने इसको भी फिर आर ही ले लिया, क्योंकि दोनों जब इक्वल है तो सेम ले लो। जैसे यहाँ पर ये आई था, मैं इसको आई ले सकता था, इसको मैं आई ले सकता था, क्योंकि आई और आर दोनों इक्वल हैं और मैं भी लूँगा भी। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखें कि नाउ, अच्छा ये दोनों इज इक्वल टू आर हो गए। नाउ एंगल ए बी सी, ये टोटल एंगल, ये टोटल निकालना है। नाउ एंगल ए बी सी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा कि इतना वाला आई है और इतना वाला आर है, तो लिखोगे यहाँ पर आई प्लस आर। ठीक है, और आई इज इक्वल टू आर है, बाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर है, तो इस आई की जगह पर भी आर ही लिख दो, ब्रैकेट में लिख देना सिंस आई इज इक्वल टू आर। आर को आर ही रहने दिया और आई की जगह आर लिख दिया, तो आर प्लस आर कितना हो गया, एंगल ए बी सी कितना हो गया बेटा, 2r। ये समझ गए, एंगल ए बी सी, तो ये पूरा एंगल मेरे पास हो गया 2r। और इसी तरह से मैं बोलूँगा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी तो साफ दिखाई दे रहा है, आर ये है और ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया 2r। ठीक है, दोनों एंगल हमारे पास, एंगल ए बी सी जो है वो भी 2r हो गया और एंगल बी सी डी जो है ये भी 2r हो गया। ठीक है, इससे मुझे क्या समझ में आता है, मैं ये कहूँगा कि ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है और बी सी बीच में ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला पूरा एंगल भी 2r के इक्वल है और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला पूरा एंगल भी 2r के इक्वल है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। समझ गए, हम ये फंडा यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर इसमें कि BE और FC जब पैरेलल थी तो सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतने एंगल के इक्वल हो गया। तो आप ये देखिए, जब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब AB और CD पैरेलल ही रही होंगी। क्लियर है, दोबारा तो ठीक। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एंगल ABC एंड एंगल BCD, ABC and angle BCD are making a pair of alternate interior angles making a pair of alternate interior angles which are equal. Therefore, AB is parallel to CD. समझ रहे हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और बीच में एक लाइन उनको काट रही होती है, दो पैरेलल लाइंस को, तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल, दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। यहाँ कहानी उल्टी दे रखी है, मुझे नहीं पता कि ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, इन दोनों को काटने वाली एक लाइन बी सी है, और बी सी अगर ट्रांसवर्सल है तो इसके इस तरफ वाला एंगल कितना बन रहा है, आई प्लस आर 2r बन रहा है। आई प्लस आर हमने करा 2r बन रहा था, और इसी तरीके से इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल ये भी r प्लस आर 2r बन रहा है। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल ही रही होंगी तभी इक्वल है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा कि लाइंस एंड एंगल्स में क्वेश्चन जो आते हैं उनमें ये बहुत पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो लाइंस एंड एंगल्स में, कहीं कोई डाउट हो? नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, कहीं कोई डाउट आए तो पूछ लेना आप। और मंडे को मैं टेस्ट लूँगा इसका। आ रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बाइक काम कर रहा है? यस सर। अच्छा ये तुमने लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना? यस सर। ठीक है, बताता हूँ। ये पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन है, देखिए
प्रियांश ये वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा, इससे अलग है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 32, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32, then find the value of x square plus y square. Then find the value of x square plus y square. तो देखिए जो ये x square plus y square होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि जब मतलब अगर आपने पॉलिनोमियल कर रखा है या नहीं कर रखा है, दोनों ही केसेस में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक आइडेंटिटी होती है, दो आइडेंटिटी तो आपको पता होंगी ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही यहाँ पर यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, इसका मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही कहीं ना कहीं मुझे यूज़ करना है, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे दे भी रखी है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए गिवन। अगर मुझे कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम टर्म ऐड भी कर सकते हैं, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन करना दोनों तरफ है वो काम। तो इसी तरह से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँगा। लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो फिर आइडेंटिटी लगेगी, क्या लग जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। अब 2xy का मतलब क्या? 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई x इंटू वाई, ठीक है। और xy की वैल्यू दे रखी है 32, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई की जगह डाल दीजिए बेटा 32 इज इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 32 कितना हो गया? 64 इज इक्वल टू 144। 64 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 80 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। और कोई डाउट है तो बताइए। ट्रायंगल्स हम कर रहे थे, कहाँ तक पहुँचे थे हम ट्रायंगल्स में, बताइए। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, और पूरा करा नहीं था, ये क्वेश्चन अधूरा था, मैं अभी करवाता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिएगा ट्रायंगल्स का। तो यहाँ पर फिगर दे रखी है और बनाते हैं अभी इसमें, देखिएगा क्या क्या है।
स्क्रीन में। डी बी सी और ए। ये हो गया और यहाँ बीच में एक पॉइंट दे रखा है एम। अब सुनिएगा क्वेश्चन पूरा दोबारा से। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो ये जो राइट ट्राइंगल, ये जो ए बी सी है, ये इट इज़ राइट एंगल एट सी, मतलब राइट एंगल कहाँ बन रहा है? सी पॉइंट पर। उसके बाद ये बोल रहे हैं एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये हाइपोटेन्यूज ए बी दे रखा है, तो एम इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ए एम और बी एम दोनों इक्वल है। मिड पॉइंट दे रखा है तो ए एम और बी एम इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा C is joined to M and produced to a point D. C को M से ज्वाइन कर दिया जाता है and it is produced to a point D, ठीक है। Such that DM is equal to CM। तो बेटा ये भी दे रखा है DM is equal to CM, ये भी दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं point D is joined to B, point D को B से ज्वाइन कर दिया जाता है, चलिए ठीक है। So that triangle AMC is congruent to triangle BMD। तो triangle AMC और BMD congruent होंगे ही। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा 2 triangle AMC is congruent to BMD। triangle AMC is congruent to triangle BMD। तो AMC और BMD दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जी, अब ये करने के बाद में हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? आप यहाँ पर लिखें कि AM इज इक्वल टू BM। AM इज इक्वल टू BM गिवन दे रखा है, ये AM BM के इक्वल है, पहली चीज। उसके बाद ये जो एंगल AMC है और ये जो एंगल BMD है, इसको इक्वल बोल सकते हैं। क्यों? रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। रीजन में क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, तो ये वाली साइड की तो बची MC इज इक्वल टू MD। रीजन में लिखिएगा गिवन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मैं ट्राइंगल AMC के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो AM MC और बीच का एंगल AMC, AM MC और बीच का एंगल AMC। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड SAS congruence by SAS congruence criteria, triangle AMC is congruent to triangle BMD। एक तो ये चीज होगी जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने के लिए बोला। तो ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए एंगल DBC इज अ राइट एंगल।
एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब क्या है कि एंगल डीबीसी आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये चीज़ प्रूव करनी है। देखते हैं अभी। Since we have proved that triangle AMC is congruent to triangle BMD, since we have proved that triangle AMC is congruent to triangle BMD, therefore हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? मैंने कहा ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, तो AMC ट्रायंगल में पहली पोजीशन पर अल्फाबेट A है, और ट्रायंगल AMC का एंगल A, ट्रायंगल AMC का एंगल A ये वाला, और इसमें पहली पोजीशन पर अल्फाबेट B है, तो ट्रायंगल BMD का एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आप लिखें it implies that angle MAC is equal to angle MBD, रीजन में लिखें by CPCT। We can see that angle MAC and angle MBD, MAC and angle MBD are making a pair of हाँ जी, एंगल MAC एंड एंगल MBD आर मेकिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों इक्वल हैं। आप ये देखिएगा कि ये जो MAC है, तो ये इस वाली लाइन के साथ में AC के साथ में एंगल बना रहा है, और ये जो MBD है ये DB के साथ में एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब AC और DB पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। बताओ भाई, देखो आप ये मान लो ना कि ये पूरी की पूरी जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये इधर वाला एंगल और ये इधर वाला एंगल MAC और MBD ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, तो ये इक्वल एंगल्स हैं। तो जब ये इक्वल एंगल्स हैं, तो एक तो इस लाइन के इस तरफ बन रहा है और एक इस लाइन के इस तरफ बन रहा है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के साथ ही तो बना रहे हैं एंगल, तो दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई। बताओ भाई, समझ गए? हम ये कहेंगे देयरफॉर DB is parallel to AC, DB is parallel to AC, तो DB लाइन और AC लाइन दोनों पैरेलल हो गए। अब इसमें हम ये कहेंगे कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, तो उन दो पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो आप एक तरह से देखिए, ये जो DB और AC पैरेलल है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये वाली लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल इसका को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो एक ही तरफ वाले होते हैं। ये AC और DB दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, ठीक है, तो ये दोनों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये तो इक्वल होते हैं। और अगर एक एंगल इधर है और दूसरा भी इधर ही है, ये जो सामने सामने वाले एंगल है, इनको बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, और ACB गिवन है 90 डिग्री, तो लिखें यहाँ पर ACB की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को उधर ले जाओ,
एंगल BBC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल BBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरे को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग करके लाएंगे, ठीक है? थर्ड और फोर्थ आप करके लाएं। मंडे को आपका टेस्ट मिलना है लाइन्स एंड एंगल्स का, 2 एक्सरसाइज है सिर्फ सिलेबस में, वही अच्छे से करना है। अभी से पेपर आउट कर रहा हूँ, NCERT में से ये पूरा टेस्ट, NCERT के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट करना है, ठीक है? कोई डाउट है कल पूछ सकते हैं। बस 2 एक्सरसाइज, वो अपने सिलेबस में वही है।